हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मुझे इसी स्टॉक पे मिले। याद दिलाना चाहता हूं, इस चैनल पे सिर्फ आपके दिए हुए स्टॉक पे ऊपर हम वीडियो बनाते हैं जिन पे आपका क्वेश्चन होता है। उसमें मेरी पर्सनल बाइंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ज्यादातर जहां मेरी पर्सनल बाइंग, मेरी ट्रेड या मेरे ब्रेकआउट स्टॉक जो मेरे रडार पे होते हैं वो सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे आते हैं। तो आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपके कमेंट के ऊपर बात होती है, तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करिए। एक एक का नंबर धीरे धीरे लगता है, कोशिश होती है हर एक की एनालिसिस दी जाए और हम उसको एनालाइज करके आपको सही तरीके से चार्ट पे और फंडामेंटली गाइड करने की कोशिश करते हैं। ट्रू पिक्चर क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है। तो कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करिए। और ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी टाइप से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की, और ना मैं ऐसी कोई रिकमेंडेशन किसी भी तरीके से आपको देने के लिए यहां आता हूं। तो ये आप समझ के चलिए। बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। स्टॉक का चार्ट आपके सामने चल रहा है। स्टॉक ने एक शानदार जो रैली करी थी 2014 से 2018 के लगभग तक शानदार रैली हुई। देन एक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे कन्वर्ट हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में यहां पे ब्रेकडाउन हुआ, जो कि दिखाता है कि यहां पे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद स्टॉक गिरा। अगेन यहां पे स्टॉक ने पॉज लिया, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अगेन गो डाउन। यहां पर स्टॉक में आप एक चीज देखेंगे, दिस इज द कैंडल ऑफ कोविड फॉल। यहां पर जो कैंडल बनी थी ये एक बड़ी कैंडल बनी है। इस कैंडल का लो और हाई मैंने मार्क किया है। स्टॉक 2020 से लेकर अभी तक लगभग 3.5-4 साल हो चुके, 3.5 ईयर्स अभी तक जा चुके हैं। आप समझ सकते हो ये इसी रेंज के अंदर जो वो स्टॉक घूमे जा रहा है। यहां से बाहर निकलने की सोच भी नहीं रहा और अभी गया भी नहीं है। मार्केट में इसको लेके बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे पास भी आए, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर किया जाए। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों देखेंगे, बट ये चार्ट आपको समझना होगा कि यहां पे हुआ क्या था। पहले इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि राइट नाउ फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, ताकि हमें एक ट्रू पिक्चर मिल जाए। तो अब हमारे सामने चल रहा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का फंडामेंटल डाटा। ध्यान से देखिए कंपनी करती क्या है। 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि एनएचबीएन नेशनल हाउसिंग फाइनेंस के अंडर आती है। ध्यान रखिए फिलहाल एनबीएफसी नहीं है, एनबीएफसी के लिए इसने अप्लाई किया है, लेकिन हालांकि ये भी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। ये हमें ध्यान रखना है। यहां पर ये क्या करती है, होम लोन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। और होम लोन्स कहां पे, अर्बन एंड सेमी अर्बन जो लोन होते हैं, जहां पे इसको हाउस लोन की जरूरत होती है, वहां ये फुलफिल करने का काम करती है। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस आपको समझ आया। कंपनी में अभी यहां पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, उसका कारण देखिए, डेट रिडक्शन। कंपनी के पास जो डेट था काफी ज्यादा, ये एक चर्चा कारण है। वो कम किया है कंपनी ने, अपने डेट को पे कर रही है, डेट खत्म कर रही है। ऑब्वियसली जब आपके पास पैसे हैं और आप उस पैसे को बिजनेस में नहीं डाल रहे, अपने जो उधार वाले उनको चुका रहे हो, तो आप बिजनेस में ज्यादा सेल या वॉल्यूम नहीं ला पाओगे। दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग। तो यहां पे डेट रिडक्शन पर फोकस है ताकि खुद के पैसे से बिजनेस कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और कंपनी ने डेट रिडक्शन काफी किया है पिछले 1-2 साल के अंदर, जो अच्छा भी है और बढ़िया भी माना जाएगा। फिर बात करते हैं यहां पे कंपनी के यहां इंस्टीट्यूशन को आने की और डी प्रमोटराइज होने की। ये डी प्रमोटराइज क्या होता है, किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स को नमस्ते कर दिया। प्रमोटर्स को बोला तुम निकलो यहां से, क्योंकि तुम ही खराब कर रहे थे कंपनी को, तुम स्कैम कर रहे थे, ये कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, बोला निकलो यहां से। और एक कंपनी किसके हाथों में, अब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कंपनी, यानी इंस्टीट्यूशन इसको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। प्रमोटर्स के हाथ में इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये चीजें जो है वो इसकी निकल के आई है, इसलिए ये कंपनी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इसके हम फंडामेंटल डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप इतना क्लियर है कि ये चर्चा का विषय क्यों बना है, यही रीजन था। यहां देखिए 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 187 का प्राइस और 384 का यहां पर बुक वैल्यू, यानी 185 385 आप समझिए। तो जबरदस्त है, ये चीज तो बहुत बढ़िया लगती है। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। आरओसी आरओई देखेंगे, पी देखिए, पी 8 के आसपास है, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में इतनी ही पी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। आरओसी आरओई बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छी नहीं कह सकता, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, मतलब एवरेज है, एवरेज के आसपास कह सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे यहाँ बात करते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ कम आई है, वो भी हमें नोट डाउन करना होगा। मार्केट कैप टू सेल्स 1 पे है, यानी कि जितनी सेल्स है उतनी ही मार्केट कैप है, लगभग की आप मान के चलिए 9,000 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स रहती है ईयरली। पीजी रेशियो माइनस में है, जो एक नेगेटिव पॉइंट को हमें दर्शाता है। इन चीजों को हमें माइंड में रखना है। डिसीजन बनाने के लिए सिर्फ इतनी चीजें काफी नहीं है, बहुत सी चीजें देखी जाएंगी। अगर सेल्स को देखा जाए, क्वार्टर रिजल्ट्स को देखा जाए, लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखिए, सेल्स अच्छी मानी जाएगी, जो कि पिछले कई क्वार्टर से अच्छी है। लेकिन अगर ये पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें पिछले साल से, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। आइए मार्जिन्स को देखिए, पिछले साल ज्यादा थे, इस साल थोड़े कम आए हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले साल प्रॉफिट कम थे, इस साल प्रॉफिट कंपनी ने अच्छे पोस्ट करे हैं, जिसके अंदर जो काम रहा है वो अदर इनकम का ज्यादा रहा है, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इस कंपनी के मार्जिन हमेशा से ही अच्छे रहते हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं कंपनी के, 200-300 करोड़ नॉर्मल बात है इस कंपनी के लिए। लेकिन चीज यहां पे देखिए, आप
सितंबर 20 जब कोविड के टाइम अच्छी सेल कर रहे थे, आपके प्रॉफिट्स अच्छे थे, उसके बाद आपके प्रॉफिट डिक्लाइन हो गए और यहां पर अब वापस से धीरे धीरे आपके प्रॉफिट ठीक होने शुरू हुए। कंपनी में चर्चा का विषय ये नहीं है कि कंपनी की सेल कैसी है, प्रॉफिट कैसे है, नहीं, कंपनी में चर्चा का विषय ये है अब जो बिजनेस हो रहा है वो खुद के पैसों से हो रहा है। पहले जो बिजनेस हो रहा था उसमें पैसा बाहर के लोगों का था और अब उस डेट को कम करके खुद कंपनी अपने ऊपर जो है डिपेंडेंसी कर रही है बजाय कि दूसरे के ऊपर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आत्मनिर्भर हो रही है कंपनी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए चर्चा का विषय है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कंपनी अच्छी भी है, ये भी हमें मानना होगा। वैल्यूएशन कैसे है वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी ठीक लगती है, सॉलिड लगती है। 6 के आसपास का ईपीएस कंपनी का यहाँ पे है, हमें पता होना चाहिए। ईयरली सेल्स की आप बात कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा 9000 करोड़ के आसपास की ईयरली सेल्स है, ये जो कि आप देख सकते हो। ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल भी आपके पास है। प्रॉफिट्स को आप देखिए, अब यहाँ पे नेगेटिव चीज क्या है, इतना फॉल क्यों आया है, आप ध्यान से देखिए। इस कंपनी के प्रॉफिट्स 2019-2018 के अंदर शानदार प्रॉफिट्स थे। 2013 से स्टार्ट करिए, शानदार ग्रोथ आ रही थी बिजनेस में, और 20 के बाद में देखिए क्या फॉल आनी शुरू हुई इसके बिजनेस में, खत्म हो गया। हालांकि मार्केट को वो चीजें 18 से 19 के बीच ही पता चल गई थी कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा, कुछ दिक्कतें हैं। वॉटेवर दिक्कतें रही हो, हमें उतनी डीप नहीं जाना है, बट दिक्कतें हैं इस 2 साल के अंदर, यानी इस 1.5-2 साल के अंदर मार्केट को पता था। यहीं से सेलिंग आती है, उसके बाद कंपनी एकदम डाउनफॉल पे। अभी जो प्रॉफिट आ रहा है 1100 करोड़, 1150 करोड़ का, अगर आप पीछे जाके देखें तो सेम प्रॉफिट तो 2013 में था। तो इसीलिए आपको वही वैल्यूएशंस मिल रहे हैं जो 2013 में थे, और आप 95% अपने हाई से टूट चुके हैं। तो ये रीजंस है। तो अब क्या कंपनी बढ़ पाएगी, क्योंकि खुद के पैसे से काम कर रही है, दाव इस पे है, इसलिए ये स्टॉक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमें उसको देखना है। आगे चलते हैं। यहां देखिए इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, दैट्स नॉट अ गुड ग्रोथ एट ऑल। सेल्स बढ़िया नहीं है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी नहीं है। लेकिन अगेन रिमाइंडिंग आपको कि यहां पे चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन अभी तक देखते हैं तो फंडामेंटली इतना कुछ खास नहीं लगा है सेल्स और प्रॉफिट को देख के। स्टॉक प्राइस सीएजीआर कोई अच्छा रिटर्न नहीं रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कोई अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं रही है। यहाँ पे 1 ईयर की बात करें तो जरूर इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है 28% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर में, बाकी कुछ खास रिटर्न यहाँ नहीं है। आइए बैलेंस शीट को देखिए। इंपॉर्टेंट चीज यही है, कंपनी के डेट रिडक्शन के प्रोसेस को आप समझिए। यहाँ से 2018 से अब डेट रिडक्शन के आप प्रोसेस को समझिए। ये डेट रिड्यूस करते जा रही है कंपनी, और यहाँ पर अगर डेट रिड्यूस होगा आपके पास जो पैसा है आप उसको काम में ले रहे हो दूसरों को उधार चुकाने में, तो आपके पास पैसा फिर अपने बिजनेस के लिए तो बचा ही नहीं। नई चीजों को एक्वायर करने में, नए डेवलपमेंट्स करने में, नए काम करने में नहीं बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बिजनेस कम होगा। तो कंपनी का बिजनेस कम हुआ है, आप देख सकते हो, एसेट्स में देख सकते हो इसके बिजनेस कम हो गए। आप एसेट्स के अंदर देखिए, यहाँ पे बिजनेस कम हुआ है 2018 के बाद, और वो होना भी था, क्योंकि आप जब रिडक्शन कर रहे हो, डेट रिडक्शन पे जा रहे हो, तो आपको वही चीजें करनी है। लेकिन अच्छी चीज ये जो बिजनेस है ये टोटल खुद के पैसे का होने जा रहा है, धीरे धीरे कन्वर्ट। तो ये अच्छी भी चीज है। मार्केट एक्चुअली यही दाव खेलने की तैयारी कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो। प्रमोटर्स को कर दिया यहां से नमस्ते, कि निकलो यहां से, तुम लोगों ने गड़बड़ बहुत करी है, तुम लोगों ने बहुत घोटाला किया, चलो यहां से भागो। बात करते हैं यहां पे हम होल्डिंग की, एफआईआईज की। तो एफआईआईज के पास में लगभग 22% की होल्डिंग है, डीआईआईज के पास में 16, पब्लिक के पास 59% की होल्डिंग या 60% की होल्डिंग है, जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे अदर्स के पास जो है वो 1% की होल्डिंग है, ये हमें पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, अब ये कंपनी डीप्रमोटराइज्ड है, यानी कि इसके पास किसका कंट्रोल है, मोस्टली ये दो इंस्टीट्यूशन जो है एफआईआईज, डीआईआईज, ये कंट्रोल करके बैठे हैं। और डीआईआईज में भी बड़ा कैपिटल लगा हुआ है एलआईसी का, एलआईसी इसको बड़ा फंड दे चुका है, यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। यहां पे बात करें अगर पब्लिक की, तो राकेश झुनझुनवाला जी ने जब इस शेयर को लिया था उसके बाद शायद उन्होंने भी लॉस बुक किया है। उसके डाटा अगर आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। झुनझुनवाला जी ने शायद इसको जून 21 के आसपास लिया था, उसके बाद में जून 21 वाले क्वार्टर में लिया, और फिर शेयर गिरा ही है और उनकी होल्डिंग कम हुई थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी नुकसान ही बुक किया होगा। मेरा तो ऐसा ही मानना है, डाटा भी आप चेक कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कह दें कि झुनझुनवाला साहब को ट्रेडिंग नहीं आती, झुनझुनवाला साहब को इन्वेस्टमेंट नहीं आते? गलतियां सबसे होती है, अपने आप को आप डिमोटिवेट मत किया करो। कभी लॉस हो जाए तो होगा, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन मेक श्योर 10 में से आपको अगर एक बार लॉस हो रहा है या 2 बार हो रहा है, तो वो 2 लॉस इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि आपके प्रॉफिट को कच्चा चबा जाए। ये प्रॉफिट इतना बड़ा होना चाहिए कि लॉस से कोई फर्क ना पड़े। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं रहेगी। ये सारी चीजें समझिए। अब करते हैं चार्ट पे चर्चा, क्लियर पिक्चर हमें वही मिलेगी। तो अब आ गए हम चार्ट पे, जो मैं आपको दिखा रहा था। यहां पर मिस्टर झुनझुनवाला साहब का इन्वेस्टमेंट है जून 21 के क्वार्टर में, उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट उनका नहीं था इस कंपनी में, और उसके बाद सितंबर वाले क्वार्टर में आते आते उन्होंने शेयर को बेचा है। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने इस क्वार्टर के आसपास लिया, या तो कॉस्ट के पास गए होंगे या फिर वो लॉस में ही गए होंगे, तो कुछ बचा नहीं होगा। आई डोंट थिंक उन्होंने कोई बड़े रिटर्न्स बनाए हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि खाली रिटर्न्स या गलती आपसे होती है या लॉस आपके होते हैं, सबके होते हैं। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उसके भी लगता है, उससे भी गलती होती है, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द गेम।
इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसमें, इस चीज को समझिए। ये चार्ट हमारे सामने चल रहा है, जैसा कि हमने पहले चार्ट शेयर की चाल को समझा, एक बार वापस से उसको रिवाइज करते हैं। देखिए यहां से ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऊपर, अगेन कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन नीचे, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन नीचे, और यहां पर इस बड़ी कैंडल के अंदर स्टॉक जो वो कैप है, इस रेंज के अंदर कैप है, इससे निकलेगा तब कुछ होगा। यानी ऊपर में 350 के ऊपर निकले तो बहुत बड़ी तेजी की संभावना, और अगर फिर ये 80 रुपीज के नीचे जाए तो फिर तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। यही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमें समझना होगा। राइट नाउ स्टॉक चल रहा है 185 186 के प्राइस पे। अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आपको रोज जो मंथली चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मंथली चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत कुछ अच्छी चीजें इंडिकेट करता है। कैसे? एक कंसोलिडेशन यहां भी था, यहां से स्टॉक निकला, स्टॉक फॉल करता है, यहां बॉटम बनाया, ऊपर नीचे, यहां डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनाई इस रेंज के पास, देन ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, 2 महीने प्रेशर झेला, ऊपर निकल रहा है। और जब ये ऊपर अभी निकल रहा है तो अच्छी चीज क्या है, इसने इस प्रीवियस मंथ के हाई को काटा, प्लस इसके लो को ब्रीच नहीं किया, इसी कैंडल के अंदर कट के ऊपर जाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे ये भी लगता है कि इस रेंज के आसपास, जो कि 210-15 की एक रेंज है, यहां से स्टॉक अगर और ऊपर निकला तो तेजी बनने की संभावना और नजर आएगी। ये चार्ट हमें ऐसा बोल रहा है मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट फिलहाल बुलिश है कि बेरिश है? जी बुलिश है मंथली चार्ट फिलहाल, साइडवेज टू बुलिश होने के इंडिकेशन ज्यादा है, और यहां पे अच्छी चीज नजर आ रही है। चलिए इसे वीकली कन्वर्ट करते हैं, वीकली देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोलता है, वो भी हमें समझना होगा। लेट्स हैव अ लुक। ये वीकली चार्ट है। एक अच्छी चीज यहां पे एक और दिख रही है कि ये जो रेजिस्टेंस था पहले, जहां से स्टॉक को फेंका जा रहा था नीचे कि निकलो यहां से, उसी रेंज के पास आके, इसी रेंज के पास आके स्टॉक ने वापस जो है एक्यूमुलेशन करना दिखाया है, और यहीं से स्टॉक जो है बाउंस बैक्स लेता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर जाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। 200 रुपए के ऊपर स्टॉक ने यहां पर वीकली क्लोज आ जाए, वीकली क्लोज 200 प्लस आ जाए तो ये और अच्छा इंडिकेशन होगा, बुल्स यहाँ पे और ट्रिगर होंगे और अच्छी तेजी बनने की संभावना नजर आ सकती है। ये चार्ट ऐसा बोलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये वीकली चार्ट भी अच्छा नजर आ रहा है, कहीं से खराब नहीं कर सकते। देखिए इस डाटा को टाटा कर देते हैं। चलिए ये देखिए वीकली चार्ट भी यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है, किसी तरीके से मैं इसको खराब नहीं कह सकता, बहुत बढ़िया चार्ट नजर आ रहा है। और ये इस टाइप से अपसाइड के इंडिकेशन ही दे रहा है बजाय कि डाउन साइड के। हाँ, स्टॉक में डाउन साइड के गेट खुल जाएंगे अगर स्टॉक इन लेवल्स के बिलो जाता है, अप्रोक्सीमेट 150 145 की रेंज के नीचे जाता है। आप 150 का मोटा मोटी लेवल पकड़ सकते हो, रुपीज 150 148 150 की रेंज के नीचे जाता है तो इसके नीचे वीक हो जाएगा स्टॉक, वीक एंड रिव्यू करने की जरूरत होगी वहां पे। अगर किसी के पास होता है तो हम देखेंगे, तो रिव्यू करने की जरूरत होगी। ये हमें पता चल गया। स्टॉक अभी 185 के आसपास खड़ा है फिलहाल, कोई क्विक स्विंग के अभी तो इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे वीकली चार्ट पे। चलिए इसको डेली करके समझते हैं। डेली चार्ट राइट नाउ क्या बोलता है? सो दिस इज द डेली चार्ट। यहां पे भी इंपॉर्टेंट लेवल क्या आ रहा है? 200 डेज की लाइन के साथ में इंपॉर्टेंट लेवल अप्रोक्सीमेट 150 ही आ रहा है। तो इतना क्लियर हो गया, स्टॉक विल बी वेरी वीक बिलो 150 रुपीज। इतना क्लियर हो गया, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हमें मिल चुके हैं। डेली चार्ट पे एक नया सेटअप बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें तेजी के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करके इस टाइप से निकलने की उम्मीद कर सकता है। करेगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है, करता हुआ सेटअप बनाता हुआ नजर आ रहा है। बट कोई भी तरीके से स्टॉक का 200 रुपए के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, इसके ऊपर क्लोज चाहिए। 200 रुपए की डेली क्लोज भी अच्छी होगी, वो भी अभी तक नहीं आई है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। बात करते हैं स्टॉक के पूरे हिस्टोरिकल एनालिसिस की यहां पर डेली चार्ट पे। सो दिस इज द डेली चार्ट, कंप्लीट हिस्टोरिकल एनालिसिस। आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक यहां पर बीच में कोशिश करता है कि ऊपर जाऊं, अटेम्प्ट करूं, बट अगेन फेल्ड होता है, नीचे आता है, यहां पर नीचे रहता है, इस पॉइंट से वापस अटेम्प्ट हो रहा है। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है, क्योंकि तेजी की इंडिकेशन तो चार्ट पे है, फंडामेंटली तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा देखें, ये अच्छा है कि अभी कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, तो वही चेंजेस चार्ट पे भी नजर आ रहे हैं, तो इसको देखा जाना चाहिए। तो ये हमने सारी बात करी कि अभी तक की एनालिसिस कैसी है। वापस चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे, हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। बात करते हैं किया क्या जाए, आइए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि मोस्टली लोगों के पास यहीं से ये स्टॉक होगा। एकदम ऊपर से उनको मैं अवॉइड करूंगा, वो कर भी क्या सकते हैं, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। चलिए बात कर ही लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, मानो मैं अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता यहां पर, तो मैं क्या करता? फर्स्ट सबसे पहले उनका पकड़ते हैं जो एकदम ऊपर से यहां से इन्वेस्टेड होंगे बेचारे। क्या कर सकते हैं? नथिंग टू डू, कुछ नहीं कर सकते, शांति से बैठे रहो, कोई इलाज नहीं है। इतना गिरने के बाद मैं क्या ही बोलूं, 90% टूटने के बाद कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, जो लोग यहां से इन्वेस्टेड है, इन प्राइजेस के आसपास से इन्वेस्टेड है कहीं पे भी, तो उनके लिए क्या बनता है? उनके लिए बनता है राइड। मैं होता तो राइड करता विद रुपीज 150 एज माई ट्रेलिंग एसएल। आप ट्रेलिंग एसएल कह सकते हो या रिव्यू पॉइंट भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं वहां पे ट्रेलिंग एसएल ही ले।
रिव्यू कर सकते हैं चार्ट को कि चार्ट उस टाइम पे क्या बोलता है, नेगेटिव है तो निकलेंगे, पॉजिटिव है तो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राइट बनता है अभी 150 के साथ में जिनके पास होल्डिंग में है उनके लिए। यानी अगर मेरे पास होल्डिंग में होता तो मैं कुछ ऐसा करता। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको ये खुल के तो ये बोलूंगा नहीं कि भाई इसको ऐसे राइट कर लो। मैं क्यों बोलूं भाई, सेबी के रूल्स है ना, उनको फॉलो करना हमारी ड्यूटी है, गवर्नमेंट के रूल्स को, तो वो फॉलो करेंगे। आपको करना कि नहीं करना वो आप डिसाइड करो, या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। ये डिस्क्लोजर हमारे लिए देना जरूरी है, पूछते हो नहीं पूछते हो दैट इज टोटली अप टू यू, आपका रिस्क है भाई। तो 150 रुपीज इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमें ध्यान रखना है भाई साहब। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्या किया जा सकता है। क्या देखिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेके भी बड़े क्वेश्चन थे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो ये, क्या कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है? इन्वेस्टमेंट के लिए फंडा तो देखा जाएगा ना, फंडामेंटली बहुत अच्छी है, नॉट सो सॉलिड, मैं ये लिखूंगा नॉट सो गुड, नॉट सो गुड, ओके 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 ओके, बहुत अच्छी नहीं है कि यार बहुत बढ़िया कंपनी, ऐसा तो नहीं है। तो किया क्या जाए? तो वही उसी को पैसा लगाना चाहिए। तो थोड़ा रिस्की प्लेयर है, थोड़ा रिस्की प्लेयर है, या वो पैसा लगा सकता है जिसको इन्वेस्टमेंट करना है लंबे टाइम के लिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट विद एसएल करता है तो उसके लिए नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो ₹150 को इंपॉर्टेंट लेवल, 150 145 वो आप लेवल समझ लेना, इंपॉर्टेंट लेवल मान के या रिव्यू पॉइंट मान के काम करे। कोई जरूरी नहीं आप उस टाइम पे स्टॉप लॉस लो, रिव्यू पॉइंट मान के काम करे। अगर आप विद स्टॉप लॉस करना चाहते हो और बिना स्टॉप लॉस करते हो तो यू मस्ट बी वेरी रिस्की प्लेयर। आप बिना स्टॉप लॉस कर रहे हो, यू मस्ट बी वेरी रिस्की, कुछ भी हो सकता है भाई, उस चीज में आप ध्यान रखो। तो अगर आप रिस्की प्लेयर हो टोटल बिना स्टॉप लॉस, नो रिस्की प्लेयर, तो इंपॉर्टेंट लेवल को माइंड में रख के, रिव्यू पॉइंट को माइंड में रख के काम करना है। अब रिव्यू पॉइंट कौन सा है वापस मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं। अगेन कमिंग बैक टू हियर, दिस इज द रिव्यू पॉइंट। इसके नीचे स्टॉक में वीकनेस है, क्यों है? क्योंकि यहीं पे क्या था हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी था, और यहीं पे हमारा क्या है, वीकली सपोर्ट भी है, वीकली सपोर्ट है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इस वजह से ये हमारा रिव्यू पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आगे बात करते हैं, इज देयर एनी स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी? इज देयर एनी स्विंग ट्रेडिंग? क्योंकि देखो जो संभावना है मैं सारी क्लियर करना चाहता हूं। इज देयर एनी स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी? यस, बिल्कुल, लेकिन कब है? अभी नहीं है। अबव 200, अबव 200 सस्टेन करने पे, सस्टेन करता है 200 के ऊपर तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनेगी, बिल्कुल संभावना बनेगी, और उस टाइम पे काम किया भी जा सकता है। तो अबव 200 रहता है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब 200 के अबव जाता है तो हम किस टाइप से करेंगे? उस केस में आपका इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 175 रुपीज। पहले इसको माइंड में रख लो, इंपॉर्टेंट लेवल 175 होगा जिसे हमें माइंड में रखना है। ऊपर की साइड में गेट खुलेंगे 225 के, 240 प्लस के, ये तो एकदम मतलब क्विक वाले स्विंग वाले लेवल हो गए। और भी ऊपर अगर स्टॉक की बात करें तो 280 एंड 300 प्लस के लेवल्स जो खुलते हुए नजर आ सकते हैं। अब किसको कहां बुक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दैट्स टोटली अप टू देयर टाइम लिमिट। किसी को क्विक स्विंग मिल गया, बहुत अच्छी बात है, कोई कहता नहीं यार टाइम देने को तैयार है, स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहेंगे, तो वो फिर पूरे बैठते हैं आराम से। एंड स्टॉक किसी भी सिचुएशन में बिग बुलिश जोन में कब चला जाएगा? किसी भी सिचुएशन में अगर स्टॉक इन लेवल्स को काटता है, जो कि 300 और 350 का लेवल है, ये रेंज है, इस रेंज के अंदर स्टॉक को काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसको काट के ऊपर टिकता है ₹350, तो उसके ऊपर सुपर बुलिश जो होने के इंडिकेशन है वो आएंगे, सुपर बुलिश होने के इंडिकेशन आएंगे 350 के ऊपर। लेकिन वो तब की बात है, उस टाइम पे रिव्यू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अभी मान के बैठ जाएं। उस टाइम पे पैटर्न फॉर्मेशन क्या रहती है, यहां से कैसे रिएक्ट करता है, वो सारी चीज देखी जाएगी, फिर डिसाइड होगा। बट 350 के ऊपर स्टॉक के लिए एक बड़ा जो कोविड वाला लेवल है, दिस इज अ कोविड लेवल, आप मान सकते हो प्री कोविड लेवल, ये मान सकते हो आप। इसके ऊपर निकलने पे मतलब बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये उस मंथ में यहां से ही स्टॉक जो है बड़ा गिरा, उसी रेंज के अंदर बेचारा अभी तक कैप्ड है, उसी रेंज में कहीं नहीं गया है। तो इसको हमें माइंड में रखना होगा। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि पूरा एक्सप्लेन करूं कंपनी के अंदर क्या संभावनाएं हैं, क्या नहीं, सारी चीजें कैसे हो सकती है। खराब नहीं है, चार्ट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। चार्ट को मैं किसी भी तरीके से यहाँ खराब कह भी नहीं सकता। अगर इसको मंथली चार्ट पे मैं अगेन आपको दिखाना चाहूं तो देखिए, मैं किसी भी तरीके से इस चार्ट को भी फिलहाल खराब नहीं कह सकता। फिलहाल इस पॉइंट पे खराब था, इस पे खराब था, यहां खराब था, यहां खराब था, यहां खराब था, यहां खराब था। मुझे यहां अच्छा लग रहा है, यहां बढ़िया लग रहा है, निकल सकता है, चीजें बुलिश है, लेकिन मेरा व्यू फिर से पलट सकता है। कब? अगर 150 के नीचे आता है स्टॉक तब। और अगर व्यू पलटना नहीं आता, टाइमली एग्जिट नहीं आता, तो झुंझुनवाला साहब ने भी देखा है कि भाई टाइमली एग्जिट होना पड़ता है, नहीं होते हैं तो फिर सबको लॉसेस लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइमली एग्जिट होंगे तो कम लॉसेस लगेंगे। सिंपल सी बात ये है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, जहां 1 to 1 आप मेरे साथ सीखते हैं, और फिर लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के आप रह सकते हैं। जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ध्यान रखिए, अगर आपका फ़ोन पिक नहीं हो पा रहा है टीम से, या टीम हमारी अभी छुट्टी पे है, तो आप व्हाट्सअप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, वो व्हाट्सअप के थ्रू आपको डील कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा 1-2 दिन के लिए आपको परेशानी और कष्ट हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर दी वेब एनालिसिस। साथ में अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, वो डायमंड मेंबर्स के लिए है, तो चैनल की डायमंड मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 मंथ की कॉस्ट क्या है वो आपको मिल जाएगी। साथ में उस ग्रुप की परमानेंट मेंबरशिप आपको ज़ेरोधा एंजल ऐपस्टॉक में अकाउंट खुलने पे भी मिलती है हमारे लिंक से। इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्लीज़ इस बात को नोट करिए, मैं कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन किसी भी तरीके से नहीं देता। मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता वो मैं आपको ज़रूर बताता हूं। मैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होता तो क्या करता वो आपको ज़रूर एक्सप्लेन करता हूं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। ग्रुप में भी कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं आएगी, सिर्फ चार्ट स्कैन आते हैं, उनको लेकर काम करना चाहें दैट्स टोटली अप टू यू एंड योर रिस्क। और वेब एनालिसिस की जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।